बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। आईएसआई के एक बड़े अफसर की एक्सटेंशन में मरियम नवाज़ का क्या किरदार है, असल कहानी क्या है और क्या कुछ हो रहा है, ये सारी बातें तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि सियासी जमातें इलेक्शन के लिए थोड़ा थोड़ा सा सीरियस नज़र आ रही हैं, या कम से कम अपने आप को सीरियस शो कर रही हैं। और इलेक्शन के हवाले से असम्बलियाँ तोड़ने के लिए डेडलाइन सामने आ गई है, इलेक्शन इस्लाहात हो रही हैं और वफाकी वज़ीर कानून बता रहे हैं कि असम्बली की मुद्दत में बिल्कुल भी इजाफा नहीं किया जाएगा। असल में बात ये चल रही है कि इलेक्शन होंगे कब, मौजूदा असम्बलियों की मुद्दत कब ख़त्म होगी, केयर टेकर सेटअप कब आएगा और वो केयर टेकर सेटअप कितना अरसा तक चलेगा, कब तक, मतलब वो सिर्फ 3 महीने नहीं, जो लंबा अरसा चलने वाला है, उस वाले से बात हो रही थी। लेकिन मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि इसके साथ साथ असम्बलियों की मुद्दत में तोसी का जो प्लान था या एक ऑप्शन है वो अभी तक कार्ड्स पर है, उस पर बात हो रही है। कहीं ना कहीं बातें होती हैं कि अच्छा चले कुछ अरसे के लिए तो असम्बली को एक्सटेंशन दे दी जाए। अच्छा, जब इस असम्बली को एक्सटेंशन देने की बात होती है तो बहुत से लोग खुश भी होते हैं। मसलन जो बड़े बड़े वज़ीर बने हुए हैं, इवन वज़ीर आज़म हैं, अगरचे अब कुछ ऐसी बातें भी होनी शुरू हो गई हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही को कंटिन्यू कराया जाएगा अगर पीडीएम की जमातें या नून लीग इलेक्शन जीत जाती हैं। बड़ी मेजर पार्टी नून लीग होती है और इन्हीं के इत्तेहादी मिलकर हुकूमत बना लेते हैं, तो शायद शहबाज शरीफ साहब को ही बतौर वज़ीर आज़म कंटिन्यू कराया जाए, ऐसी बात भी सुनने में आती है। लेकिन शायद ये सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को हौसला देने के लिए है कि सर कोई बात नहीं, असम्बली तोड़े ख़त्म करें और आगे चलते हैं, हम देखें आप फिर आ जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ ही ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि अभी तक तो इलेक्शन का फाइनल नहीं हो रहा है चीज़ें। मैं भी आपसे बार बार बात करता हूं कि कम से कम अक्टूबर नवंबर में तो इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो सियासी जमातें, खुसूसन मैं बल्कि क्लियर करूं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो नई पार्टी बनी थी, उनका ख्याल ये था कि 5 और 10 दिसंबर के दरमियान इलेक्शन होने, वो भी अब उन्हें भी लगता है कि इलेक्शन जो है थोड़ा सा डिले हो गए हैं और वो मार्च अप्रैल में शायद होंगे। इस वजह से अभी तक उन्होंने अपने मैनिफेस्टो का भी ऐलान नहीं किया। चीज़ें चल रही हैं लेकिन उस पेस पे, उस स्पीड पर नहीं है जैसे 8 जून को जब उन्होंने अपनी पार्टी की अनाउंसमेंट की थी पीसी लाहौर में। अलीम खान साहब भी मौजूद थे और जहांगीर खान तरीन साहब भी थे। तो वहाँ पे उस वक्त जो लग रहा था कि बस मार धाड़ हो जानी है और इतने लोग आ गए हैं और रोज़ाना की बेस पे इतने लोग और आएंगे और ये सब मिल जाएंगे और यूँ पार्टी बन जाएगी। और इस दौरान फिर हमारी बाद में मुलाकात हुई अलीम खान साहब से भी, तो वो लगता ये था कि बस सुबह आज अगले हफ्ते इतनी चीज़ें, इतने लोग। लेकिन अब ज़रा चीज़ें थोड़ी सी वो हो गई हैं, स्लो डाउन हो गई हैं। पीपल्स पार्टी ने बहरहाल आज कल ऐलान किया कि उन्होंने 8 अगस्त की तारीख सजेस्ट की है कि असम्बलियाँ तोड़ दी जाए। 12 तारीख से पहले तोड़ने का मकसद ये है कि 2 की बजाय 60 दिन के बजाय 2 माह की बजाय 90 दिन 3 माह बाद इलेक्शन होंगे। अच्छा, नवंबर तो फिर भी बात तो वही है कि क्या नवंबर में इलेक्शन हो सकेंगे, क्योंकि अभी भी ख्याल ये कि आगे जाएगा जो केयर टेकर सेटअप आएगा उसके लिए लोगों के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, उसके लिए लोगों की मुलाकातें चल रही हैं, उसके लिए बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। मैं आपसे पहले भी कई दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ। और उसके साथ साथ असम्बली में प्लानिंग हो रही है कि इंतखाबी इस्लाहात का कोई एक जो कमेटी है वो क्या क्या बिल पेश किए जाएँ, वहाँ पे क्या अमेंडमेंट्स की जाएँ। उसमें एक ऑप्शन ये भी हो रही है कि इंतखाबी नतीजा जो है किसी भी हलके का उसको लेट ना किया जाए, कि 72 घंटे के लिए लेट हो गया, 48 घंटे के लिए लेट हो गया। मुख्तलिफ जगहों पे रहे हैं, पंजाब में भी थे, सिंध में भी ऐसे मसाइल आए हैं। तो उसके लिए कुछ सॉलिड रीज़न के बगैर प्रिजाइडिंग ऑफिसर और बाकी लोग जो होंगे पोलिंग का अमला उसको लेट नहीं कर सकेगा, और अगर लेट होगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो अगर इस किस्म की इंतखाबी इस्लाहात हो रही हैं तो सोचें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ख़ास तौर पर जो हुकूमत में बैठी हुई पार्टीज़ हैं, उनके शकूक व शुबहात क्या हैं, उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि अब फिर ऐसा ही हो सकता है। अब तो उनकी अपनी हुकूमत है, अब तो सब कुछ वन पेज पर है। इसका मतलब कहीं ना कहीं डाउट्स हैं। वैसे तो अगर इसको पॉजिटिव साइड पे देखा जाए तो डाउट्स हों या ना हो, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। वो आज के लिए नहीं है, सिर्फ इस इलेक्शन के लिए नहीं है। जो कवानीन बन रहे होते हैं वो लंबे अरसे के लिए होते हैं, अगरचे तब्दीलियाँ होती रहती हैं, लेकिन उसको जहाँ जहाँ बेहतरी की गुंजाइश हो उसको बेहतरी की गुंजाइश को इस्तेमाल कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि बाद में शोर मचाएं कि हमें ये नतीजा वो नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, ये सारी चीज़ें। अभी तक तो तीनों पार्टियाँ भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम
मौलाना फजलुर रहमान साहब वाली पार्टी, ये तीनों भी अभी कुछ जगहों पे उनके आपस में भी इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो ताज़ा तरीन जो बातें की हैं कि दुबई की मीटिंग्स में उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया, उन्हें शामिल नहीं किया गया मुशावरत में, और वहाँ जो ख्याल था लोगों का कि कोई बड़े बड़े फैसले हो चुके हैं, कुछ लोगों का ख्याल था नहीं पोस्ट इलेक्शन चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो होना था। आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी कल यही बयान दिया था कि कुछ इस किस्म की चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हुई थी, लेकिन मसला ये कि अभी तक तो डेट्स नहीं फाइनल हो रही हैं कि असम्बली की मियाद कब ख़त्म करनी है, इलेक्शन की डेट क्या देनी है। मतलब इतनी अहम मीटिंग्स जो थी दुबई में, जहाँ पे नवाज़ शरीफ साहब और जरदारी साहब इकट्ठे मौजूद थे, वहाँ पर इसका मतलब है ये चीज़ें प्लान नहीं हुई, वहाँ कुछ और चीज़ें प्लान हो रही थी। वो और चीज़ें क्या हैं, क्या वो और चीज़ें इलेक्शन के अलावा हैं, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा था कि इलेक्शन अभी लेट है, और क्या नवाज़ शरीफ साहब की वापसी बहुत जल्दी हो सकेगी ताकि वो इलेक्शन कैंपेन चला सकें, क्योंकि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस साहब की रिटायरमेंट के बाद, मौजूदा चीफ जस्टिस साहब के रिटायरमेंट के बाद अगर वो आते हैं तो वो थोड़ा बहुत प्रोसेस कंप्लीट करते हुए भी तकरीबन सितंबर का महीना गुजर जाएगा। तो क्या सिर्फ 1-1.5 माह होगा नवाज शरीफ साहब के लिए पूरी कैंपेन चलाने के लिए? उसके साथ साथ जो तज्जिया निगार हैं, जो किसी मखसूस चीज़ों को एंगल के साथ कर रहे होते हैं, मसलन कल मैं सुन रहा था सुहेल वड़ाइच साहब को, वो जियो पर फरमा रहे थे कि अगर मौजूदा हालात में इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान साहब के लिए वापसी की गुंजाइश मौजूद है, वो अच्छी शहरी इलाकों में अच्छी उनको अक्सरियत मिल सकती है। अच्छा, अब इस किस्म की बातें कुछ ऐसे लोग कर रहे हैं जो मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ सियासतदानों को डराने के लिए हैं कि देख लें सर, फिर इमरान खान अभी भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो आ गया तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ हकीकत यह है कि उनके खिलाफ इतने ढेर सारे जो केसेस हैं, उनके जो फैसले आते जाएंगे, उनकी नाअहली, उनकी सज़ाएं, उनकी जेल, ये सारी चीज़ें चलनी हैं, तो इमरान खान साहब खुद तो मैदान में होंगे नहीं। अच्छा, जो आज की तारीख तक जो हालात चल रहे हैं उसमें तो मुझे नहीं लगता कि उनके ज़्यादा कैंडिडेट्स भी होंगे। मतलब कौन उनकी तरफ से इलेक्शन लड़ रहा होगा? कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सी सिचुएशन होंगी जिसमें लोग आ जाएंगे, अदरवाइज़ तो मुझे आते हुए नज़र नहीं आ रहे। और मुझे इलेक्शन इसलिए नहीं नज़र आ रहे कि अभी सारी चीज़ें जो प्लानिंग का हिस्सा हैं कि इमरान खान साहब टोटली आउट होंगे, उनकी पार्टी के लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये जमातें आपस में इकट्ठी होंगी, चल रही होंगी ताकि कोई बेहतर नताई जा सके ना, वो अभी तक शेप अप नहीं हो रही हैं चीज़ें। लेकिन ये इसको लंबा अरसा गुजरने की वजह से, ज़्यादा डिले होने की वजह से इमरान खान साहब को बहरहाल एडवांटेज भी मिल रहा है। इमरान खान साहब खुद और उनके चेले चांटे जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, खुसूसन वो जिस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मैंने रात वाले व्लॉग में भी आपसे जिक्र किया था, जिस तरह इजराइल से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कराई जा रही है, जिस तरह मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन से पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ का बेस बनाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा और कैंपेन चलाई जा रही है, वो पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक है। और पाकिस्तान आर्मी के हवाले से भी जो 9 मई का वाक़या हुआ, वो सारा उसका मकसद या उसका पीछे बैकग्राउंड यही है कि उन्हें इतना मौका मिला इमरान खान साहब को खुलकर खेलने का और वो मनफी प्रोपेगेंडा करने का, लोगों को उस जाल में फंसाने का, फ़ौज के ख़िलाफ़ वो नफ़रत पैदा करने का, जिसने हमें 9 मई जैसा सानिया दिखाया। फिर तो अब भी बातें इसी तरह से हो रही हैं। उनका जो प्रोपेगेंडा टूल है, उनके इमरान खान साहब के, उनके जो दोस्त हैं बाहर बैठकर जो कुछ कर रहे हैं, वो अभी तक भी वही चल रहा है। अब जो खबर आई है वो ये है कि ISI के एक बड़े अफसर को जो जुलाई में रिटायर हो रहे हैं, उन्हें एक्सटेंशन चाहिए, और उनकी एक्सटेंशन में हेल्प कर रहे हैं मरीम नवाज़ साहिबा और जनरल कमर जावेद बाजवा। अच्छा, अब ये बातें और फिर नाम देकर इस तरह से करना, ये सारा ट्रेंड भी इमरान खान साहब ने शुरू किया था। इसको अब साल से ज़्यादा गुजर गया। ज़रा मई में वो फारिग हुए थे, अप्रैल में फारिग हुए थे, अप्रैल 2022 में। तो उन्होंने उससे पहले हम नाम सुनते थे आर्मी चीफ और DGISI तक, फिर बाद में नाम DGC तक का शामिल होने लगा। इमरान खान साहब ने सेक्टर कमांडर्स तक को उस पर ले आए, और ख़ास तौर पर पंजाब के सेक्टर कमांडर जो हैं राशिद नसीर, उनसे तो पता नहीं, ज़ाहिर मसले तो होंगे, उनको ज़्यादा बेहतर पता है कि क्या उनके इश्यूज़ हैं कि क्यों चल रहे हैं। और आदिल राजा साहब के ज़रिए अब ये कम्युनिकेशन की जा रही है। तो आदिल राजा ने जो ट्वीट किया हुआ है, एक बड़ा लंबा चौड़ा सा मजमून लिखा हुआ है। उन्होंने बताया कि लाहौर पंजाब के जो सेक्टर कमांडर हैं ब्रिगेडियर राशिद नसीर, वो जुलाई 2023 में रिटायर होने वाले हैं, और वो साबर मिट्ठू, मरियम नवाज़ के ज़रिए अलीम खान और जनरल रिटायर्ड बाजवा से
एक्सटेंशन और सेक्टर कमांडर के ओहदे पर बरकरार रहने की दरख्वास्त कर रहे हैं। अच्छा, अब ये इतनी सी बात से ना, ये इतनी से उनका मैसेज पढ़ के मुझे उनकी पोजीशन की समझ आती है, उनकी इन्फॉर्मेशन का लेवल समझ आता है कि कितनी वो जो है ना बेसलेस सी बातें वो कर रहे हैं। इसका मतलब उनके पास इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है। वो जो शोर मचाते थे ना कि मेरे पास खामोश मुजाहिदीन है, अंदर से मेरी खबरें आती है मेरे पास, तो ये वही आदिल राजा हैं जो इस किस्म की खबरों के लिए बड़े मशहूर हैं। उन्होंने और ये वही आदिल राजा हैं जिनके खिलाफ ब्रिगेडियर राशिद नसीर ने केस भी किया हुआ है। तो वो एक तो वो अपना पर्सनल स्कोर भी सेटल कर रहे हैं। और ये वही आदिल राजा हैं जिनके एक फ़ैन हमारे मुल्क में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब है। अमजद शुएब साहब का कहना ये था कि ये आदिल राजा जो है ना, ये बड़े इन्फॉर्म्ड आदमी हैं और इनके पास बड़ी अंदर की खबरें होती हैं। अच्छा, लेकिन उन बेचारों की अंदर की खबरों के हालात ही हैं कि 9 मई को उनका आखिरी जो है ना वो वीलॉग आया था। वो व्लॉग करते हैं अपना, और वो 9 मई को आया था। उसके बाद अब आप देख लें 2 माह से ज़्यादा हो गए हैं, उनकी तबीयत ज़रा थोड़ी सी ना सेट हुई है। अब नहीं वो उछल रहे जिस तरह से उन्होंने शोर मचाया हुआ था। तो वो आदिल राजा के तो फ़ैन थे ही। आदिल राजा मज़ीद उसमें अच्छा फिर मतलब जनरल बाजवा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये सारी जो चेंज हो चुकी है, मामलात बदल गए हैं, और जिस तरह से आर्मी चीफ़ ने और ISPR के थ्रू, जिसको आर्मी चीफ ने खुद कहा कि वो मेरी ही स्टेटमेंट होती है, जिस क्लियर कट तरीके से इसमें इन्वॉल्व लोगों की मजम्मत की जा रही है और उनके खिलाफ एक्शन की बात की जा रही है, तो आदिल राजा जो हैं वो कमर जावेद बाजवा के ज़रिए एक्सटेंशन दिलवा रहे हैं। और एक ऐसे बंदे को, मतलब जिनका इस तरह का अभी इशू ही नहीं है कोई। मुझे सिर्फ हैरत इस वजह से हो रही है कि मैं अगर अपनी इन्फॉर्मेशन की बेस पे बात करूँ, मसला ये कि हमें ज़रूरत क्या है कि हम सेक्टर कमांडर्स और इस लेवल की चीज़ों में हम पाकिस्तानियों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। मतलब इस तरह की कोई चीज़ है ही नहीं। मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि मुझे मेजर आदिल राजा की इन्फॉर्मेशन पर हैरत हो रही है कि वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन, वो टेबल स्टोरी बनाते हुए भी पता नहीं क्यों उनके, इसका मतलब उनका किसी से कोई रब्ता नहीं है, कहीं से उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। सिर्फ वो बैठकर स्टोरी घड़ते हैं और उठा के एक अदद वो वीडियो बना देनी और एक अदद इस तरह का एक्सटेंशन ट्वीट कर देना है। उसके अलावा उन्होंने इसमें कहा है कि अब रिटायर्ड जो हैं ब्रिगेडियर्स भी जो हैं वो एक्सटेंशन लेने की बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा उन्हें मसला ये आ रहा है कि अलीम खान साहब की पार्टी के लिए उनके ख्याल में सेक्टर कमांडर्स बड़ा काम कर रहे हैं। मसला ये है कि अलीम खान साहब की पार्टी बहुत अरसे से प्लान हो रही थी। जहांगीर तरीन साहब तो तकरीबन कोई 2 साल से ये चीज़ प्लान कर रहे थे कि उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनानी है, और हम बहुत मरतबा सुनते रहे। इस दौरान में उनसे मुलाकातें भी हुई अलीम खान साहब से, और वो इस ख्वाहिश का इजहार करते थे। उसमें बता रहे थे कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें हैं उन्होंने प्लान की हुई हैं। और फिर अलीम खान साहब एक बड़ा एक्टिव रोल रहा है इससे पहले भी हमारी सियासत में। PTI की फॉर्मेशन में अलीम खान साहब का और जहांगीर तरीन साहब का जो रोल है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ज़ाहिर है उनके फाइनेंसेस जो हैं उनके पैसे जिस तरह से इस्तेमाल हुए इलेक्टेबल्स को लाने में, वो जहाज़ चलते थे और फिर बाकी सारे अरेंजमेंट्स और बड़े बड़े जलसों की अरेंजमेंट्स, वो सारा यही दोनों लोग कर रहे थे, बल्कि मेनली शायद अलीम खान कर रहे थे। तो अब भी अगर उस तरह से हो रहा है तो आदिल राजा साहब को क्या टेंशन है? आदिल राजा साहब जिस शख्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं उसका बचना अब मुश्किल है। इमरान खान साहब के लिए कल सुबह भी वो पेशी है उनकी नैब के हवाले से, और बाकी केसेस भी जिस तरह से चल रहे हैं, किसी भी दिन उन्होंने गिरफ्तार हो जाना है। और अब तो नैब ने भी कम से कम 30 डेज़ का, पता ना आपको, वो अमेंडमेंट के बाद अब 30 डेज़ वो अपनी हिरासत में रख सकते हैं। तो आदिल राजा साहब के बारे में, और हाँ, ये वही आदिल राजा हैं जिनके बारे में मैंने कल भी जिक्र किया कि आर्मी चीफ से मुलाकात के लिए जो इमरान खान साहब ने रिक्वेस्ट की है कि जनाब मुझसे मिल लें, हम ये कर देंगे, उसमें उन्होंने एक ये भी ऑप्शन दिया कि हम जो ये बाहर बैठे हुए ना लोग, आदिल राजा जैसे नाम लेकर ना, आदिल राजा, शाहीन सहबाई, हम इन लोगों को भी डिसऑन कर देंगे, हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, बस आप हमें मौका दें खिदमत का। तो आदिल राजा साहब, आपके लिए तो कोई गुंजाइश नहीं है। ये जिस किस्म का प्रोपेगेंडा आप कर रहे हैं ना, अब आप सोच लें कि आप फिर वहीं बैठे हैं। आपने जितने झूठ बोलनी है, जितने नफ़रत पैदा करने की कोशिश कर ली है। और हाँ, ये वही आदिल राजा है, जब इमरान खान गिरफ़्तार हुए थे 9 मई को, तो इन्होंने मैसेजेस दिए थे ट्वीट के ज़रिए कि फ़लाँ जगह पर इस्लामाबाद में फ़लाँ घर में वो ISI का ऑफिसर, वहाँ पे इमरान खान को रखा हुआ है। मकसद क्या था कि लोग जाकर वहाँ पर हमला करें।
असल में वो सारी प्लानिंग पहले से चीज़ें थी ना, इमरान खान साहब की क़यादत में ही सारा कुछ हो चुका था कि फ़ौजी दफातर, फ़ौजी तनसीबात, फ़ौजी बिल्डिंग्स, जैसे लाहौर में वो था अस्करी टावर, इन सब चीज़ों को अटैक करना था। तो जो शायद कोई मिस हुए थे वो वहाँ से उनके ये दोस्त बैठकर लोगों को कम्युनिकेट कर रहे थे कि इस तरह से कर लें। लेकिन अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों को रोकने का कोई बंदोबस्त करे। मतलब ये झूठा प्रोपेगेंडा, वो राशिद नसीर के बारे में हो या जनरल फैसल नसीर के बारे में हो या जनरल आसिम मुनीर के बारे में हो, ये जो झूठा प्रोपेगेंडा लोग कर रहे हैं, इसको कैसे मैनेज करना है। ये सोशल मीडिया पर भी, मतलब ज़ाहिर है हम नहीं चाहते कि कोई पाबंदी लगे, लेकिन झूठी चीज़ों को, झूठी खबरों को रोकने के लिए हुकूमत को कोई ना कोई काम तो करना होगा। अच्छा, उसमें वो ओवरऑल जैसे होता है, पाबंदी लगाने के बजाय जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुकूमत को तेज़ करनी होगी, पाकिस्तान से बाहर, और जो पाकिस्तान में है उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई चल रही है उसको मंतकी अंजाम तक लेकर जाना होगा, ताकि लोगों को एहसास हो कि झूठ और नफ़रत का कारोबार जो वो कर रहे हैं उसके ज़रिए मुल्कों को या हुकूमतों को नुकसान पहुंचाना आसान काम नहीं है। तो लेट्स होप कि चीज़ें बेहतर तरीके पे चलें, सही रास्ते पे चलें और हम एक पुरअमन और खुशहाल पाकिस्तान की तरफ बढ़ सकें। शुक्रिया।